हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आदर्शालया। एज यू ऑल नो, अब तो हम बहुत परिचित हो चुके हैं। मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर, जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी। हम देख रहे हैं इधर पिछले कुछ क्लासेस से अल्जाइमर्स के बारे में, जो एक याददाश्त संबंधी बीमारी है जो आजकल बहुत तेजी से फैल रही है। इसके बारे में, इस बीमारी के बारे में जानने का रिक्वेस्ट आया है मेरे पास। कुछ मेरे स्टूडेंट्स, आई डोंट नो, कुछ व्यूवर्स रादर कहना सही होगा क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ, कुछ व्यूवर्स का रिक्वेस्ट आया है जो इन्होंने एंटोमोलॉजी से एमएससी की है, और वो इस इंसेक्टिसाइड्स का इफेक्ट ऑन न्यूरोबायोलॉजी। आप जानते हैं एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, इंसेक्ट के विज्ञान को एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो उनका ये रिक्वेस्ट है कि इंसेक्टिसाइड्स का अल्जाइमर से क्या रिलेशन है, उसके बारे में कुछ वो मार्गदर्शन, गाइडेंस चाहते हैं फॉर फर्दर स्टडीज, हायर स्टडीज इन अब्रॉड के लिए अप्लाई करने के लिए, या पीएचडी के लिए उन्होंने ये टॉपिक चुना है और इस पे वो थोड़ा गाइडेंस चाहते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अल्जाइमर्स के बारे में तो हम पहले भी देख चुके हैं कि ये एक दिमाग से रिलेटेड याददाश्त संबंधी बीमारी है, जिसमें धीरे धीरे जब दिमाग की याददाश्त की शक्ति, सिर्फ याददाश्त ही नहीं, याददाश्त से रिलेटेड फिर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, रिलेटेड चीजें खत्म होने लगती हैं, जैसे कि रिट्रोग्रेसिव फीचर्स अपीयर होने लगते हैं। इट इज डेफिनेशन वाइज हम कह सकते हैं कि इट इज अ प्रोग्रेसिव, मतलब बिल्कुल हमेशा आगे ही बढ़ने वाली बीमारी है। एक बार अपीयर हो जाए, क्यों अपीयर हुई वो नहीं जानते हम, बट अपीयर होने लगे तो शुरुआती लक्षण बहुत कम डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, लगता है सब में पाया जाता है, बट धीरे धीरे ये इंक्रीज करता चला जाता है। रिसेंट इवेंट्स को ज्यादा भूलते हैं पेशेंट्स, और रीजनिंग की क्षमता, वॉन्डरिंग, कहीं भी घूम निकल जाते हैं, बिल्कुल अपने लिए धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती चली जाती है। सबसे पहले तो वो अपनी प्लानिंग, अपनी आइडेंटिटी, अपने आसपास के लोगों को, इवेंट्स को पहचानना, नाम पे याद करना, ये सारी चीजें भूलना शुरू करते हैं। और एक चीज, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, हमेशा ये याद रखिए, जो लक्षण है अल्जाइमर्स के, 90% लोगों को लगेगा कि ये तो सारे हम में भी हैं। तो जिनको ये लग रहा है कि ये लक्षण हमारे अंदर हैं अल्जाइमर्स के, उनको ये बीमारी मैक्सिमम चांसेस है कि नहीं हो रही है, क्योंकि अल्जाइमर के पेशेंट तो ये मानने को ही नहीं तैयार होंगे कि उनके अंदर कोई बीमारी डेवलप हो रही है। सो दैट इज वन वेरी स्ट्रॉन्ग वे कैसे आप बीमारी की सीवियरिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें रीजनिंग, जजमेंट, रिमेम्बरिंग, धीरे धीरे अपनी प्रेजेंट स्थिति भी भूलने लगते हैं, हम कहाँ हैं, क्या है, डेट, टाइम, पर्सन्स, और अल्टीमेट कंडीशंस में बिल्कुल अजीब अजीब से हरकतें, डिल्यूशंस, हेलुसिनेशंस, बहुत सारे डर जाना, अग्रेसिव हो जाना, इरिटेटिव हो जाना, बहुत सारे इसके रीजंस हैं जो जिसकी हमने देखी थी फिजियोलॉजी। तो चलिए आइए अब हम स्लाइड शो पे आते हैं, और जो काफी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं उसको जस्ट एक रिकॉल करते हैं। पर आज का हमारा टॉपिक है पेस्टिसाइड्स एंड अल्जाइमर्स डिजीज। पेस्टिसाइड्स का अल्जाइमर डिजीज से क्या कोई रिलेशन है, तो इसके बारे में चलिए अब हम शुरू करें देखना। आज का हमारा टॉपिक है अल्जाइमर्स एंड पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का अल्जाइमर से क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले ये हमने देख लिया कि अल्जाइमर है क्या। इट इज अ प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें कि ये ब्रेन के जो रीजंस हैं, ब्रेन का खास तौर से दो रीजन है जिसमें ये हमने देखा है। पहले ये प्लैक्स जमा होने लगते हैं बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन की वजह से। ये न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के ये सिनेप्सेस हैं, सिनेप्सेस के बीच में जो काम होता है, ये हिप्पोकैम्पस रीजन और एंटोरिनल कॉम्प्लेक्स जो ब्रेन का रीजन है, जो कि मेनली इमोशंस, फीलिंग्स और याददाश्त से जुड़ा हुआ होता है, उन जगहों पे ये प्लैक्स एंड ये न्यूरोफाइब्रिलर टैंगल्स जमा होने लगते हैं, जो कि
नॉर्मल एसिटाइल कोलाइन का केमिकल मैसेंजर को फ्लो करने से बंद करते हैं और धीरे-धीरे इस तरह से ये नॉर्मल ब्रेन है जिसमें कि ये नॉर्मल ब्रेन श्रिंक करने लगता है, वेंट्रिकल्स में फ्लूइड फिल्ड होने लगता है और अल्जाइमर का ब्रेन है ये। अल्टीमेट रीजंस में यहाँ पे इस तरह से ब्रेन्स में अंधेरा छाने लगता है, हम कह सकते हैं कि पूरा ब्रेन कॉर्टेक्स धीरे-धीरे डार्क होने लगता है, श्रिंक करने लगता है और डेड होने लगता है। दिस इज़ द अल्जाइमर्स। आज का हमारा टॉपिक है अल्जाइमर्स में इंसेक्टिसाइड्स जो पेस्टिसाइड्स वगैरह जो कंट्रोल किए स्प्रे किए जाते हैं, डिफरेंट पहले ये यूज किए गए थे बहुत सारी ह्यूमन रिलेटेड लिविंग रिलेटेड स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए, जैसे बहुत मॉस्किटो बाइट से दुनिया भर की बीमारियां हो रही थी, उनके लिए खेतों में पेस्ट डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्रॉप्स को, ग्रेन्स को, उन सभी को कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स को यूज किया गया, जो केमिकल्स होते हैं, जो ज्यादातर ये केमिकल्स होते हैं और कुछ नेचुरल पेस्टिसाइड भी होते हैं। तो जो भी अगर हो, ये लिस्ट दिए हुए हैं। पेस्टिसाइड्स वो इंसेक्टिसाइड एज अ ग्रुप हम कह सकते हैं। पेस्टिसाइड वो केमिकल्स हैं जो पेस्ट पर यूज किए जाते हैं। इंसेक्टिसाइड्स वो केमिकल हैं जो हर तरह के प्रॉब्लम जो भी ह्यूमन वर्ल्ड को, लाइफ को इंटरैक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है, उनके लिए जो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी केमिकल्स यूज होते हैं वो इंसेक्टिसाइड्स हैं। और पेस्ट को किल करने वाले पेस्टिसाइड्स होते हैं, हर्ब्स को किल करने वाले हर्बिसाइड्स होते हैं। सो दिस इज द अल्जाइमर, जिसके बारे में हम काफी कुछ देख चुके हैं कि ये डिमेंशिया का रीजन है, जो प्री सेनाइल डिमेंशिया। पहले ये माना जाता था कि 50 ईयर के पहले अगर ये बीमारी के रीजन दिखने लगे, जिसमें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फ्लुएंस होता है। दिस ऑलरेडी वी हैव सीन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ब्रेन का हिप्पोकैम्पस वाला रीजन और एंटोरिनल कॉम्प्लेक्स वाला रीजन ये जो है ये अफेक्टेड होता है, और इस तरह से नॉर्मल ब्रेन की जगह पे ये सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और ये डिजीज सबसे पहले 1906 में डॉक्टर एलॉयस अल्जाइमर ने इस पर काम करना शुरू किया था। इसके बारे में क्लिनिकल डाटा कलेक्ट करना, एग्जामिनेशंस करके 55 ईयर ओल्ड उनके पेशेंट पे उनके डेथ के बाद सबसे पहले स्टडी किया, और ये पाया कि बहुत सारे एमिलॉइड, बीटा एमिलॉइड प्रोटीन्स एंड टाउ प्रोटीन जो फॉस्फोरिलेटेड होने लगता है, हाइपर फॉस्फोरिलेटेड होने लगता है, जिसकी वजह से टैंगल्स बनने लगते हैं। और इस तरह से एडी और प्री सेनाइल डिमेंशिया जो 50 के पहले जो ऑब्जर्व किया गया, उनको प्री सेनाइल डिमेंशिया कहा गया। बट आज के दिन में ये देखा गया है कि जो डिमेंशिया का फॉर्म है वो प्री सेनाइल और सेनाइल डिमेंशिया को करीब करीब एक ही सिनोनिमस माना जाने लगा है। जो 50 के बाद जो अल्जाइमर्स के केसेस ऑब्जर्व किए गए उनको सेनाइल डिमेंशिया कहा जाता है। बट अब इतना डिफरेंशिएट नहीं करके, इट इज जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, इस डिजीज के केसेस भी बढ़ रहे हैं, और टर्म सेनाइल डिमेंशिया अब कॉमनली यूज किया जाने लगा है। सो अल्जाइमर डिजीज, ये रीजंस हैं। दिस इज द माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल्स के न्यूरॉन्स के माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये जब सेल्स को काम करने के लिए, एक्टिव होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंडक्ट करता है, मैसेजेस को नर्व कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स, उनमें ये टाउ प्रोटीन जमा होने लगता है। दैट रिजल्ट्स इनटू द accumulation of amyloid plaques, and that start disintegrating microtubules, tangles बनाने लगते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल खत्म होने लगते हैं, और इस तरह से ब्रेन सिकुड़ने लगता है। सो दिस इज द रीजन। अब ये डिटेल्स आप इसके बारे में यहाँ से अपने नोट्स के लिए, अपने स्टडीज के लिए ले सकते हैं। अल्जाइमर के बारे में ये माना जा रहा है कि अगले 40 इयर्स में मोस्ट कॉमन फॉर्म ट्रिपल टाइम्स बढ़ने, ट्रिपल क्या, कहीं कहीं पे तो है कि 4 गुना बढ़ जाएंगे। और ये कहा जाता है, ये इसलिए माना जा रहा है कि जो 1940s के समय जब डीडीटी या इस तरह के ऑर्गेनोकेमिकल्स, क्लोरोकेमिकल्स बहुत ज्यादा यूज में आए थे, तो उनके ब्लड स्ट्रीम में जो इनके बाई प्रोडक्ट्स जमा हुए हैं डीडीटी या इनके तरह के केमिकल्स के, उसके अलावा कुछ आरओएस बाई प्रोडक्ट्स हैं, वो अब बूम हो रहे हैं, सीनियर की तरह वो अब बड़े हो रहे हैं, और उनमें केसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। सो दिस इज एन एक्सपेक्टेशन, ये एक ऑब्जर्वेशन है कि आगे के समय में 40-50 साल में 3 गुना 4 गुना अल्जाइमर्स के पेशेंट बढ़ने वाले हैं। गॉड फॉरबिड ऐसा नहीं हो, बट दिस इज द स्टडी। नाउ पेस्टिसाइड्स विच किल्स द इंसेक्ट
by attacking their nervous system, and herbicides which wipe out some plants but not others. So these pesticides and herbicides are the most common type of insecticides जो खेतों में, plants में insect को kill करने के लिए use किए जा रहे हैं. ये these are increasingly being linked of diseases that attack nervous system and brain. और ये कहा जाता है कि of course ये insects पे या छोटे animals पे इमीडिएट एक्ट करते हैं, बट ये ब्लड स्ट्रीम में एक बार घुल जाते हैं तो सालों इनके इफेक्ट रहते हैं, बल्कि दशकों इनके इफेक्ट रहते हैं. और जैसे जैसे न्यूरल डिसेंट एज बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे एग्जॉशन होने लगता है, जैसे न्यूरल सेल्स वीक होने लगते हैं, ब्रेन में नेचुरल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो पहले 50-60 ईयर्स नॉर्मल माना जाता था, अब 80-90 ईयर्स नॉर्मल माना जाने लगा है. और यही वजह है कि ये जो बाय प्रोडक्ट्स हैं पेस्टिसाइड्स के, इंसेक्टिसाइड्स के, आगे हम देखेंगे कि कुछ आरओएस ऑक्सीजनेटिक कंपाउंड्स हैं जो नेचुरल मेटाबॉलिज्म से जमा होते हैं, ये सारे मिल करके बहुत सारे ब्रेन रिलेटेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने वाले problems को create कर रहे हैं. There is a reason to believe pesticide exposure can increase a person's chance of developing Alzheimer's disease. बहुत सारी studies ये बता रहे हैं. Now, as we have seen, insecticide क्या है? ये insects को, rodents को, fungi को, weeds को, सबको kill करते हैं और ये सब ब्लड में घुलते हैं. अल्टीमेटली ये इफेक्ट क्या करते हैं? सब नर्वस सिस्टम को, कोऑर्डिनेशन को, के सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं और अल्टीमेटली ये जब हैवी अमाउंट में जमा होने लगते हैं तो द एक्सपोजर ऑफ इंसेक्टिसाइड में लीड टू एक्सटिंक्शन स्पीसीज. अल्टीमेटली इस हद तक भी हो सकता है कि स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए. हार्मोन डिस्ट्रप्शन, बर्थ डिफेक्ट, म्यूटेशन, कैंसर, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स एंड देन अल्टीमेटली इट मे इवन कॉज द डेथ. तो किस तरह से ये इंसेक्टिसाइड स्लो पॉइजन की तरह किल कर रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा अलर्ट होना चाहिए. पेस्टिसाइड एक्सपोजर एंड रिस्क ऑफ अल्जाइमर्स, अ सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस. ये जो हेडिंग है, ये जो टाइटल है, ये टाइटल उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली है जो एक वन ऑफ द टाइटल्स, डेफिनेटली इसी को मत कर लीजिए. ये मेटा एनालिसिस आपके सिनॉप्सिस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है. कैसे मेटा एनालिसिस किया जाएगा, इसके लिए तो आपको 1-to-1 कांटेक्ट करना होगा या आप कमेंट में लिखिए, तो मैं कोशिश करूंगी कि मेटा एनालिसिस को अलग से अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूं. यहाँ पे हम जनरल क्या इंसेक्टिसाइड्स के इफेक्ट, डिसइफेक्ट्स या बुरे प्रभाव, दुष्प्रभाव के बारे में जानना बता रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से इंसेक्टिसाइड्स, अब ये पेस्टिसाइड्स एंड अल्जाइमर डिजीज, ये एक रटलर का ऑब्जर्वेशन है, रिचर्डसन जामा न्यूरॉल का 2014 में, जिसमें डीडीटी के इफेक्ट किस तरह से हर्बिसाइड्स का पर सीरम DDE इज बाय प्रोडक्ट ऑफ DDT हम कह सकते हैं. जब DDT का बहुत ही क्लोज केमिकल है या DDT को जब डिसइंटीग्रेट किया गया है तो DDT इज डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, जिसको बेंजीन भी कहते हैं. DDE इज डाइक्लोरोडाइफेनाइल इथेनिल. इसी तरह के और DDD भी है, DDF भी है, बहुत सारे तरह से के इससे बाय प्रोडक्ट टाइप के या अलाइड क्लोज लाइक क्लोराइड लाइक इंसेक्टिसाइड्स का ग्रुप है, जिनका इफेक्ट बहुत तरह से न्यूरल सिस्टम को इफेक्ट करता है. एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड्स जनरेट lasting toxic effect on central nervous system and contribute to the development of Alzheimer's disease. Now, a number of reports indicate a potential association between long-term low-dose pesticide exposure and AD, but results are constant. अगर आप low-dose के exposure में हैं, तो धीरे-धीरे effect कम होता है, but ऐसा कोई अभी तक confirm analysis या results नहीं है. Now, this is the schematic and generalized illustration of pesticide on AD न्यूरोपैथोलॉजी. किस तरह से पेस्टिसाइड इफेक्ट करते हैं. एक चीज मैं यहाँ बता दूं, मैं बहुत तेजी से ये आपको मैकेनिज्म, ये बहुत एग्जैक्ट मैकेनिज्म, अगर इसका डिटेल आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, तो ये स्लाइड हम अलग से देख लेंगे. अभी हम यहाँ पे बहुत जनरल आपको बता रहे हैं. ये पेस्टिसाइड्स हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन सिस्टम काम करेगा. ये माइटोकॉन्ड्रियल वॉल है जिसमें बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट हो रहे हैं. ABCA1 ग्रुप है जो नॉर्मल प्रोटीन, अल्फा प्रोटीन, गामा प्रोटीन को, अमाइलॉइड प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है, जो नॉर्मल नर्व कंडक्शन में हेल्प करते हैं.
हैं, और ये प्रोटीन्स अगर इनका डिजेनरेट यूज के बाद ये डिजेनरेट होते हैं या इनके कुछ साइड पार्ट्स जो यूज में नहीं आते हैं वो सॉल्युबल हो जाते हैं और अपने आप रिमूव हो जाते हैं, वो किसी तरह का टैंगल या किसी तरह का डिपोजिशन नहीं बनाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो प्रोटीन्स हैं ABCA1, एक चीज और हम आगे देखेंगे, इसलिए अब हम यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बढ़ रहे हैं। कुछ जीन्स के बारे में भी ये स्टडी किया गया है कि APOE जीन, इनको कलेक्टिवली उन जीन्स को कहते हैं, दैट इज उनको कहते हैं एपोलाइपोप्रोटीन ग्रुप E4, APOE E4 प्रोटीन। ये भी आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं पे APOE E4 प्रोटीन, APOE2, 3, APOE2, APOE3, APOE4, ये सारे जीन्स को अभी स्टडीज, वैसे अब स्टडीज करीब मोर देन 10 जीन्स को आइडेंटिफाई किया गया है, बट ये स्टडी किया गया है कि सबसे ज्यादा ये APOE E4 जो जीन है वो उसकी अगर अधिकता है या वो प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो सबसे ज्यादा डिपोजिशन में हेल्प करता है। नाउ दैट इंक्रीजेस, अगर यहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स का, इसका वजह एक वजह माना गया है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको सबसे पहले ये पेस्टिसाइड्स यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। ABC जो नॉर्मल अल्फा गामा प्रोटीन को बनाते हैं उनको रोकते हैं, और अल्फा बीटा प्रोटीन को बनाने वाले BACE1 ग्रुप को एनहांस करते हैं, जिसकी वजह से एमिलॉइड बीटा प्रोटीन जमा होने लगता है जो कि फाइब्रिल्स में बदलता है। ये मैंने एरो से कुछ दिखाए आपको, दीज आर द पेस्टिसाइड्स। यहाँ पे इसको मिटा दें तो, सॉरी, ये इरेजर से ये जीन को हटा दें तो अब ज्यादा समझ में आएगा। ये पेस्टिसाइड माइटोकॉन्ड्रिया के ETC कंपोनेंट्स को इफेक्ट करते हैं, ऑक्सीडेटिव NOx को। दिस इज द NOx, जस्ट अ मिनट, पेन ले लें। NOx's को बनते हैं, और ये NOx's जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऑक्सीडेटिव रिएजेंट हैं, ये प्रोड्यूस माइटोकॉन्ड्रियल एंड न्यूरॉन डैमेजिंग रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ROS। ये नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में भी से भी प्रोड्यूस होते हैं या ROS। तो ये ROS और ये NOx का प्रोडक्शन ये माना गया है कि पेस्टिसाइड्स के यूज से, पेस्टिसाइड के बाय प्रोडक्ट की तरह से ये बढ़ता जाता है इनके यूज से, और ये NOx बनते हैं, ROX बनते हैं। ROX आर the reactive oxygen species जो ज्यादातर ये ऑब्जर्व किया गया कि नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी बनते हैं, अगर ये प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं हो जाते हैं, डिजेनरेट नहीं हो जाते हैं, तो ये भी न्यूरल डिफेक्ट्स का कारण बन सकते हैं। सो डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया एंड ROS could trigger न्यूरो इन्फ्लेमेशन, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, कॉजिंग AD न्यूरोपैथो, एनहांसिंग AD न्यूरोपैथोलॉजी, दैट इज AD इज अल्जाइमर्स डिजीज। नाउ ये लैंग्वेज आप याद कीजिए जो अभी हमने आपको बताया, BACE1 के ABCA1 के नॉर्मल फंक्शनिंग को रोक देते हैं ये इंसेक्टिसाइड्स या ROS, दोनों ही तरह के जो डिपोजिशंस हैं, और ABCA1 की जगह BACE1 को एनहांस कर देते हैं, जिसकी वजह से एमाइलॉइड प्रोटीन्स जो प्लैक्स बनाएंगे, दिस इज द एमाइलॉइड प्लैक बनने लगता है, जो कि डिसॉल्व नहीं होते हैं। और ये माना गया है कि इसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल एक जीन होता है। ये जो एरो मार्क्स हैं, दीज एरो मार्क्स आर द इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑल दीज लैंग्वेजेस, यू कैन सी हियर। यहाँ पर से ये सारे पहले ABC को रोकते हैं, BACE को एनहांस करते हैं, एमाइलॉइड प्रोटीन को एनहांस करते हैं, फाइब्रिल्स को बनाते हैं, प्लैक्स बनाते हैं, IFT फाइब्रिल्स बनते हैं, और अल्टीमेटली ये सारे मिल करके अमेलॉइड बीटा प्रोटीन के फाइब्रिल के फॉर्मेशन को एनहांस करते हैं। IFT का एनहांसमेंट होता है, इंट्रासेल्युलर टैंगल, सॉरी नॉट ट्रायंगल, न्यूरोफाइब्रिलर टैंगल्स बनने लगते हैं ड्यू टू द फॉस्फोरिलेटेड टाउ। ये नॉर्मल टाउ है, ये GSK3 ग्रुप है जो नॉर्मल फंक्शनिंग होता है, जिसको कि ये इस कंडीशन को इंसेक्टिसाइड इनके APP क्लीविंग एंजाइम को बढ़ा देता है, BACE1, जिसकी वजह से प्लैक्स जमा होने लगते हैं, फॉस्फोरिलेशन होने लगता है टाउ का, और इस तरह से अल्जाइमर
एनहांस करता है। पेस्टिसाइड इनहिबिट WNT सिग्नलिंग, ये WNT जो ब्रेन की नॉर्मल सिग्नलिंग फंक्शन है उसको इनहिबिट करता है, नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं ये पेस्टिसाइड्स, NOx's और ROS's, और जिसकी वजह से रीएक्टिवेशन AD फिनोटाइप, अल्जाइमर्स के सिक्रीशन को, अल्जाइमर्स के ट्रिगरिंग को एनहांस करते हैं। अब इसकी वजह से DNA म्यूटेशंस भी हो सकता है पेस्टिसाइड और ROS की वजह से। जो बहुत सारे रीजंस हैं उनमें एक वजह है DNA का म्यूटेशंस भी, जो एनहांस करता है, इनहेरिट करता है, और AD रिलेटेड जीन्स की एपिजेनेटिक मैकेनिज्म से एनहांसमेंट करता है, जिसमें एक, जैसा मैंने बताया आपको, APOE E4 है। 2-3 उतना डेंजरस नहीं है, पर APOE E4 जीन काफी डेंजरस माना जाता है। दैट कॉजेज द AD न्यूरोपैथोलॉजी, दैट इज अल्जाइमर्स। अब ये एक और दूसरा फिगर है जिसमें कि इंसेक्टिसाइड्स की वजह से और ROS की वजह से एक और बैड इफेक्ट, जो इंसेक्टिसाइड जो हम खाते हैं वो तो सीधा गट में जाता है, और गट में जाने के बाद दे inhibit the hippocampal adult neurogenesis and affect AD pathology via gut microbiota dysbiosis। ये एक अलग तरह की डिसबायोसिस, abnormal फंक्शनिंग है गट की, जिसकी वजह से गट में माइक्रोबायोटा, जो हमने पहले देखा था कि गट में माइक्रोबायोम होता है जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, उनको डिस्टर्ब करने रखते हैं, लीडिंग अल्टीमेटली टू द ब्रेन। पेस्टिसाइड्स ब्रेन की फंक्शनिंग को इस प्रोसेस के थ्रू भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो आपकी जो रिसर्च का ये सेकेंड टॉपिक ये भी हो सकता है, गट माइक्रोबायोटा का डिसबायोसिस कैसे पेस्टिसाइड्स रिजल्ट करते हैं, वो भी आपका एक अनदर टॉपिक हो सकता है एडल्ट्स में अपीयर होने के। सो दीज आर द रीजंस। अब ये इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को का प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम स्टडी करें तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये नॉर्मल प्रोटीन्स हैं जो कि बीटा सिक्रिटेज एंड वाई सिक्रिटेज, गामा सिक्रिटेज, सॉरी, ये प्रोटीन्स नॉर्मली काम करते हैं, पर जब ये बीटा, अल्फा एंड गामा नॉर्मल फंक्शनिंग करते हैं, ये डिजेनरेट होते हैं, यूज हो जाते हैं तो डिसॉल्व हो जाते हैं। पर अगर ये बीटा में कन्वर्ट होते हैं, बीटा एमाइलॉइड में कन्वर्ट होते हैं, तो इनके ओलाइगोमर्स जमा होने लगते हैं, रिजल्टिंग इनटू द प्रोडक्शन ऑफ बीटा एमाइलॉइड प्लाक बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से सिनेप्सिस लॉस होने लगता है। और ROS भी एक वजह हो सकता है, इंसेक्टिसाइड्स भी एक दूसरी वजह हो सकते हैं। दे कॉज द ROS यहाँ पे है और ये पेस्टिसाइड्स के इफेक्ट हैं, दिस इज ROS। इनके इफेक्ट से न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है, न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं, सेल डेथ होता है, और ये सब रिजल्ट करते हैं इन द अल्जाइमर डिजीज में। सो इस तरह से हमारे अल्जाइमर डिजीज का ये फिजियोलॉजी है, जिसको आप यहाँ पे लैंग्वेज यहाँ से लीजिए, बाकी आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें ये मैकेनिज्म दैट आर मोर स्पेकुलेटिव और इनडायरेक्ट इन नेचर, इंक्लूडिंग सोमैटिक म्यूटेशन, एपिजेनेटिक मॉड्यूलेशन, इम्पेयरमेंट ऑफ एडल्ट न्यूरोजेनेसिस, माइक्रोबायोटा डिसबायोसिस, ये सब भी इंसेक्टिसाइड के बैड इफेक्ट या ROS के बैड इफेक्ट के में पाए जाते हैं। ये प्लैक्स बनते हैं, ये टाउ ट्रायंगल्स, हाइपर फॉस्फोरिलेटेड टाउ ट्रायंगल्स बनाता है, और इन सब की वजह से इसमें एनवायरमेंटल पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा रोल देखा गया है। बट कितना, इसके बारे में अभी बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया गया है, इसलिए आपको तरीका यही है कि अपनी खुद की रक्षा कीजिए। सो नाउ सम ऑफ द डिटेल्ड स्टडी ऑफ DDT, जो सबसे ज्यादा DDT अगर आपको याद हो, मुझे तो काफी याद है, हम काफी बच्चे थे, हम अपने गार्डन्स में प्लांट्स को, फ्लावर्स को, हमारी सोसाइटी में किसी की कॉलोनी में DDT को पानी में घोल करके फॉगिंग किया जाता था इंसेक्ट से, मॉस्किटो बाइट से बचाने के लिए, जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर रहे थे। जो एक मैंने जो बताया था आपको DDT के इफेक्ट के बारे में, जर्नल जामा में जो स्टडी की गई है DDT के इफेक्ट के बारे में, वो हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं। और तो 1940s के टाइम में DDT बहुत वास्ट यूज में आया था वर्ल्ड वाइड, पर
अमेरिका जैसे कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में 1972 में बैन कर दिया गया था अमेरिका के में, क्योंकि 70s तक में इसके बैड इफेक्ट्स, बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स इस तरह के डीडीटी के इंग्रेडिएंट के से बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स ऑब्जर्व हो चुके थे, इंक्लूडिंग डिमेंशिया, अल्जाइमर्स और भी बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में। तो ये बैन तो कर दिया गया 1972 में, बट अभी भी आज के डेट में भी पीपल डीडीटी के बाय प्रोडक्ट्स के कांटेक्ट में हैं बाय imported foods from countries like India, Spain, जो भी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहाँ पे डीडीटी बैन ऑफिशियली नहीं किया गया है, वहां से जो फूड इंपोर्ट हो रहा है उनके थ्रू जा रहा है और जो कंज्यूम किया जा रहा है और वहाँ के भी लोगों में पाया जा रहा है। लिविंग इन एग्रीकल्चरल एरियाज, वहाँ डीडीटी वाज वंस स्प्रेड एज पेस्टिसाइड। सो दिस इज, हमारे यहाँ तो डीडीटी को अभी कम जरूर कर दिया गया है, बट यूज हो ही रहा है। पर उन कंट्रीज में भी, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि एक बार अगर ब्लड में डिफ्यूज हो गया है या वहां के किसी एक एरिया में पेस्टिसाइड डीडीटी स्प्रेड किया जा चुका है एक बार पेस्टिसाइड के फॉर्म में डीडीटी को, तो वहां दशकों, एक ऑब्जर्वेशन तो ये बताता है कि पानी के बॉडी में अगर ये डीडीटी डिसॉल्व हुआ है तो 300 ईयर्स तक उनका इफेक्ट रहेगा। तो वहां पे जो भी बायोम है, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो उस पानी में अगर रह रहे हैं तो उनमें वो डीडीटी के डिपोजिशन है, जो कि जब हम कंज्यूम करते हैं, इसीलिए आजकल वेजिटेरियन फूड को ज्यादा एनहांस किया जा रहा है, क्योंकि डीडीटी का जो बाई प्रोडक्ट्स की तरह की चीज है या अलाइड डीडीई की तरह की जो केमिकल्स हैं वो और ज्यादा हार्मफुल पाए जा रहे हैं, और ये बाई प्रोडक्ट्स बहुत सालों तक जमा होते हैं और इनको तो कुकिंग से ये इनका कंसंट्रेशन और बढ़ जाता है। तो इन जनरली स्पीकिंग ये कहा जाता है कि अगर हम नॉन वेज खा रहे हैं और उनको इतना कुक करते हैं कि उस इंसेक्टिसाइड्स का दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा, तो ऑन कंट्रारी इट हैज बीन फाउंड कि डीडीई का कंसंट्रेशन और बढ़ जाता है। सो दिस थर्ड टाइप है लिविंग नियर फॉर्मर इंडस्ट्रियल साइट्स, वो इंडस्ट्री जहाँ पे ये केमिकल्स बनाए जाते थे, जो लोग वहां पे रहे हैं उन आसपास में, उनमें भी, उनके भी जो ब्लड में डीडीटी के जो दुष्प्रभाव ऑब्जर्व किए गए हैं वो हेरिडिटरी हो रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, तो कमिंग जनरेशन में भी पास ऑन कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि बेबी फीड में, ब्रेस्ट मिल्क में जाके डिपॉजिट हो जाता है और बेबीज में चला पास ऑन हो जाता है। उसके अलावा ये दुष्प्रभाव सालों, बीसों, दशकों, मतलब दसियों साल बाद भी, जब ब्रेन, नेचुरली ब्रेन के सेल्स वीक होने लगते हैं, तब भी ये इम्यून सिस्टम जब हमारा वीक होने लगता है, तब भी ये दुष्प्रभाव डीडीटी के बाय प्रोडक्ट्स के, ऑर्गेनोक्लोराइड्स के बाय प्रोडक्ट्स तब भी दिख सकते हैं। सो दीज आर द, ये स्टडी किया गया है पानी में डीडीटी का 300 साल तक, ये एक एस्टिमेशन है कि वहां पे जो फिश है उनमें दिखाई देता है। सो दीज आर द रियल्स। और ये ऐसा क्यों होता है? डीडीटी एंड डीडी इवापोरेट, दे आर मेड सेफर बाय सनलाइट, सनलाइट उनको और सेफर तो थोड़ा बनाता है, एंड द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन हेल्प स्प्रेडिंग एंड डिपॉजिट द केमिकल्स टू न्यू प्लेसेस। वो सनलाइट से कुछ तो उनका थोड़ा सेफर वो करते हैं, बट इवापोरेट होकर के जब फैलते हैं तो इस तरह से हवा के साथ साथ नई जगहों पर भी चले जाते हैं। सो नाउ ये तो हो गया इन जनरल जो ऑर्गेनोक्लोराइड्स हैं, जो डीडीटी हैं, उनका इफेक्ट के बारे में। एज ए होल, अब ये जो स्लाइड्स हैं ये बीबीबी की स्टडी के बारे में है। ये स्लाइड्स को मैं चाहूंगी कि अलग, अगर आप कमेंट देते हैं तो हम अलग स्लाइड में किस तरह से ये एपीओई जीन्स जो हैं, इनके एपीओई E2, E3, E4 हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कम डिसॉल्व होते हैं E4, और वो प्लैक्स बनाते हैं और उनकी वजह से न्यूरो इन्फ्लेमेशन होता है, टाउ पैथोलॉजी इंक्रीज होती है हाइपर फॉस्फोरिलेशन से, और इस तरह से टैंगल्स बनते हैं, प्लैक्स बनते हैं। इसको हम अलग से देख सकते हैं अगर आप चाहें तो।
सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द, एक स्टडी की गई थी 1970s के दौरान, जिसमें ट्विंस पर, होमोजाइगोटिक ट्विंस पर स्टडी किया गया था कि एक तरह के ट्विंस को डेवलप किया गया दो अलग अलग एनवायरनमेंट में। एक एनवायरनमेंट में इंसेक्टिसाइड्स का एक्सपोजर ज्यादा था, एक में कम था, और देखा गया कि सेम जीन के होते हुए भी, और ऐसे बहुत सारे स्टडीज किए गए हैं, देखे गए हैं कि सेम जीन्स के होते हुए भी डीडीटी डीडीई के प्रेजेंस के डिटेक्टेबल लेवल ऑफ डीडीई होते हुए भी बहुत सारे लोगों में अल्जाइमर नहीं होता है, जबकि ऑन द अदर हैंड बहुत सारे लोगों में अल्जाइमर और डिमेंशिया के फिगर्स सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो इसलिए ये गेस किया जा रहा है कि कुछ जीन्स हैं जो मोर वर्नरेबल हैं टू द हाई इम्पैक्ट ऑफ डीडीटी। मतलब कुछ जीन्स ऐसे हैं जो जिनमें ज्यादा फंक्शनल हैं, उनमें डीडीटी का लेवल की जो हार्म है वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं वो जीन्स की वजह से, और अल्जाइमर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि सेम कंडीशन में सेम डीडीटी के डिटेक्टेबल लेवल के होते हुए भी बहुत सारे पेशेंट्स में अल्जाइमर नहीं डेवलप हुआ है। नाउ ये सारे डिटेल्स यू कैन टेक फ्रॉम हियर। थोड़ा मैंने बता दिया, E2 E3 वर्जन्स कम हार्मफुल है, E4 वर्जन ज्यादा हार्मफुल है। एंड दीज APOE E4 जीन के हाईएस्ट लेवल और ब्लड में जिनके पाया गया है, उनकी रीजनिंग एंड मेमोरी बैडली इफेक्ट होती है, टेस्ट से ये देखा गया है। और इन रिजल्ट से ये माना गया कि ये APOE E4 जीन सिग्निफिकेंटली रिस्पॉन्सिबल है। नाउ दिस इज अ डायग्राम जिसमें ये बता रहा है कि डीडीटी एक्सपोजर से ये टैंगल्स एंड ये टैंगल्स एंड ये प्लैक्स का डिपोजिशन किस तरह से बढ़ जाता है। ये एक फिगर आपके जस्ट आपकी समझने के लिए ये दिस फिगर्स टेल्स। तो ये हो गया कि डीडीटी या ऑर्गेनोक्लोराइड्स के बैड इफेक्ट क्या होते हैं वो हमने देखा। बट अभी हमने क्या नहीं देखा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया है। द स्टडी डजंट टेल अस। अभी तक जितनी स्टडीज हुई हैं उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको जानना अभी भी बाकी है। 2014 में ऑर्गेनोक्लोराइड्स के बारे में तो हमने पढ़ा, ओनली वन टाइप ऑफ केमिकल्स फाउंड इन पेस्टिसाइड। उसके बाद डीडीटी को तो बैन कर दिया गया, बट इसकी जगह जो रिप्लेसमेंट पेस्टिसाइड्स यूज किए गए जैसे डीडीई है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, बहुत सारे मैल्थियन है, देन पैराथियन है, मेलाथियन है, डायजिनॉन है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं, हर्बिसाइड्स हैं, डीएफएफ, डीडीई, डीडीडी, इन सब का कितना रिस्क है डेवलपमेंट में अल्जाइमर के, उसके बारे में अभी तक स्टडी नहीं की गई है, और इसलिए इनको अभी बैन नहीं किया गया है। और ये पाया गया है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, पॉपुलर अल्टरनेटिव ऑफ डीडीटी मैल्थियन, ये मैलाथियन होना चाहिए, स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा। इट इज एन वैसे दो जगह कहीं मैल्थियन लिखा है, कहीं पे मैलाथियन लिखा है, आप चेक कर लीजिएगा। आई थिंक बोथ में बी करेक्ट। दिस इज एन टाइप ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो ये भी कॉज कर रहे हैं कैंसर्स को, ब्रेन रिलेटेड डिजीजेस को, मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। चिल्ड्रंस एक्सपोज टू ऑर्गेनोफॉस्फेट फाउंड टू हैव अ हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग चाइल्डहुड कैंसर। चाइल्डहुड कैंसर के बारे में, मेंटल फंक्शनिंग के बारे में ऑब्जर्व किया गया। तो आज अ बॉटम लाइन, आज अ समरी, हम कह सकते हैं कि अभी बहुत ज्यादा स्टडीज की जरूरत है। बहुत सारे डीडीटी के जो ऑर्गेनोक्लोराइड्स जो हैं उनके बारे में तो काफी स्टडी हुई है, बट अदर टाइप्स ऑफ केमिकल्स इन पेस्टिसाइड्स में भी लिंक टू डिजीज लाइक पार्किंसंस एंड अल्जाइमर्स। पार्किंसंस भी एक बहुत ही एज रिलेटेड डिजीज है जिसमें पूरी बॉडी शेक करती रहती है। तो अंडरस्टूड कि what kills an insect or plant quickly, it is enough exposure over time for our neurons. हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं न्यूरॉन्स, उनको भी ओवर टाइम नुकसान करेंगे। ये 40 साल से इनको बंद किया जा चुका है, पर अभी भी जो सारांश ये है कि अभी भी हम कई तरह से एक्सपोज टू इम्पोर्टेड फूड, ओन कंटामिनेटेड सॉइल एंड वाटर, ईटिंग फिश, लिविंग इन दोज वाटर, ये सारे रीजंस हैं जिनको अभी भी कंट्रोल करना जरूरी है। बहुत सारी स्टडीज बाकी हैं, बहुत सारे मेजर्स बाकी हैं जिनको लेकर के we can help make our home environment safer by first
cover exposed skin with long sleeves, socks, gloves and eyewear when applying pesticide. जब pesticide अप्लाई कीजिए तो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए बहुत तरह से। फ्रूट वेजिटेबल्स को बहुत अच्छे से रिंस करके वॉश करके यूज कीजिए। by applying insecticide, pesticides indoor or outdoors allows always follow instructions on the लेवल पे आपके जो प्रोडक्ट हैं उनके लेवल्स लिखे रहते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस लीजिए, बच्चों के टॉयज पेट्स सबको बचाइए। सो दीज आर द प्रिकॉशंस शुड बी टेकन और इस तरह से अल्जाइमर्स को कंट्रोल करने में हेल्प करिए। सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, so do like, share and subscribe the channel, comment upon it if you like it and help me to grow. Comment कीजिए आपको और क्या जानना है। Thank you. I think आपके लिए ये helpful हुआ होगा। Help to promote Adarsh Shalay. Give your comments. Thank you.